हेलो एवरीवन। आज हमारा नाइन्थ चैप्टर है जो कि है लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। ये चैप्टर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मैंने आपको सेवन्थ चैप्टर बताया था, ट्रांसफ़र ऑफ हीट या हीट ट्रांसफ़र करके जो चैप्टर था, बहुत इम्पोर्टेंट था वो एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम्स के आस्पेक्ट में। और सेम यही है, ये चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप प्लीज़ ध्यान से इस चैप्टर को समझना। यहाँ बिल्कुल बेसिक से समझाया गया है, ठीक है। अच्छा, अब बताया गया है कि भई जो हमारी सर्वाइवल ऑफ लिविंग के लिए क्या-क्या चीज़ें जो बहुत ज़रूरी होती है, जिनके बिना मतलब काम चलना बहुत मुश्किल है, वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन, ठीक है? उससे क्या है कि भई ये लाइफ प्रोसेसेज़ है जिससे दुनिया चलती है, ठीक है? इनमें से एक भी चीज़ ना हो तो दुनिया ना चले, ओके? अब जो ये ऊपर लाइफ प्रोसेसेस की बात करी गई थी, उनमें से कुछ हमारे जो बॉडी से रिलेटेड पर्टिकुलर प्रोसेस हैं, उनकी हम बात करेंगे। लाइक जैसे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यहाँ लिखा हुआ है, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्योंकि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में जो सबसे पहली चीज़ हमें पढ़नी है वो है डाइजेशन। और डाइजेशन के लिए हमें पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। एक चीज़ तो ये है कि अ, जो ये पूरा जो ये सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। दूसरा, अगर हम इसको एक पाइप या कैनाल की फॉर्म में देखें, जैसे-जैसे ये कर्सर जा रहा है, ठीक है? तो ये इस कैनाल को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसमें सारे के सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, सब आते हैं, जो-जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे माउथ, एसोफेगस, लीवर, स्टमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं, ठीक? और एलिमेंट्री कैनाल किस चीज़ में काम आती है? डाइजेशन में। अभी डाइजेशन देखते हैं। शुरू कहाँ होता है? शुरू होता है माउथ से, मुँह से। जब भी हम खाना खाते हैं तो डेफ़िनेटली मुँह में निवाला लेते हैं। उसके बाद चलो पहले मुंह की बात कर लेते हैं। तो ये मुंह को बोलते हैं माउथ कैविटी। यहाँ पे ही आपका इनिशियल डाइजेशन शुरू हो जाता है, जिसे बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन, जिसे बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। उसमें क्या होता है, जब मान लो हमने कोई एक बाइट लिया है, मान लो रोटी की बाइट ली है, दांत उसको चबा चबा के बहुत छोटे छोटे फाइन पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो भी एक तरह का डाइजेशन है, या डाइजेशन का प्रोसेस, यस, एक स्टेप बोल सकते हैं, ठीक। फिर बात आती है स्लाइवा की। अब कोई भी आपका फेवरेट फूड है, आप उसको देखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। मुंह में पानी आना एक कहावत है, और वैसे भी मुंह में मतलब पानी आता है, उस वो होता है स्लाइवा। तो वो स्लाइवा रिलीज होता है जब आप उसके बारे में सोचते हो, तो दिमाग मतलब उसके बारे में जब थॉट जाता है दिमाग में, तो वो ऑटोमेटिकली सीक्रेट कर देता है स्लाइवा, ठीक। अच्छा, स्लाइवा का रोल बता देता हूँ क्या होता है। स्लाइवा क्या करता है, जो अपने खाना है, फॉर एग्जांपल चपाती है या रोटी है, उसको हम खाना शुरू करें, दांत क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे कुछ स्मॉल पीसेस में। स्लाइवा का एक काम तो है, वो सॉफ्ट कर देगा खाने को। एक तरीके का पानी ही तो है, लिक्विड ही तो है, वो सॉफ्ट कर देगा, जिससे क्या है, ओइसोफेगस से खाना आसानी से नीचे जा सके, पहला काम। दूसरा काम क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं किसी भी चीज़ के, जैसे कि चपाती में स्टार्च होता है, वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, आगे हम किसी दूसरी क्लास के किसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसको स्लाइवा मिलके रिएक्ट करके स्मॉलर सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से स्टार्ची फूड है जिसको हम मतलब चबाते हैं लंबे टाइम के लिए, तो वो मीठा लगने लगता है। आप कभी ट्राई करके देखना, जब आप रोटी खा रहे हो उसको कई देर तक चबाते रहना, तो आपको उसमें से मीठा टेस्ट आने लगेगा। वो मीठा टेस्ट क्यों आता है? वो इसीलिए आता है क्योंकि जो आपका स्टार्च है वो आपके सिंपल शुगर में या सिंपल कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो चुका है, ड्यू टू द हेल्प ऑफ स्लाइवा, ठीक है। ये स्लाइवा का काम है, दो काम अभी मैंने बताए। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लिया गया है स्लाइवा के एक्शन के लिए, एक्शन ऑफ स्लाइवा ऑन स्टार्च। एक बॉइल्ड राइस लिया है एक टेस्ट ट्यूब में, एक में कुछ देर चबाए हुए बॉइल्ड राइस लिए हैं। जब
आयोडीन, आयोडीन का हमने रोल देखा था जब हम टेस्ट कर रहे थे, 6th क्लास में कोई चैप्टर था, कौन जो भी चैप्टर था उसमें शायद आपको याद होगा। उसमें बताया गया था कि आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है और ब्लू और ब्लैक कलर देता है। तो जो बॉइल्ड राइस है उसमें स्टार्च है, तो डेफिनेटली जब भी हम उसमें आयोडीन डालेंगे उस टेस्ट ट्यूब में, तो उसका ब्लू और ब्लैक कलर आएगा, ब्लू ब्लैक कलर आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है और आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है तो ब्लू और ब्लैक कलर देता है। लेकिन सेम अगर रिपीट करें हम टेस्ट ट्यूब बी में, तो वो च्यूड बाय बॉइल्ड राइस है, मतलब चबाए हुए राइस हैं, उसमें या तो कोई कलर नहीं आएगा काफ़ी लंबे टाइम तक अगर वो चबा के उसमें डाले गए हैं, या फिर आएगा तो बहुत थोड़ा सा आएगा, क्योंकि उसमें जो स्टार्च का कंपोनेंट है वो बहुत कम ही बचा है या बचा ही नहीं है। तो इससे हमें पता चला कि जो चबाए हुए कोई चीज़ है तो उसमें स्टार्च या फिर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो चुके हैं, अगेन विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। तो ये हमने टेस्ट से कंफर्म कर लिया है। फिर अभी बात आती है, जैसे कि ये भी है डाइजेशन किसको बोलते हैं, कि विद द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स इनटू सिंपलर फॉर्म इन द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक, डाइजेशन किसे कहते हैं पता चल गया। अब आगे क्या है, जो ओइसोफेगस है, देखो मैं धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए, इसलिए बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ। अब ओइसोफेगस क्या होता है? ओइसोफेगस है आपका जो फूड पाइप बोलते हैं, जिसको हम दो तरह की पाइप बोलते हैं हम, एक विंड पाइप, एक फूड पाइप। ठीक, तो जो फूड पाइप है उसमें खाना हमारा सॉफ्ट हो गया है, ठीक है, सलाइवा मिल गया है और वो ब्रेक डाउन भी हो गया, तो वो आसानी से नीचे ऐसे ऐसे वो जाता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की फॉर्म में। ठीक, फिर वो धीरे धीरे यहाँ ये काम हो गया ओइसोफेगस का, ओइसोफेगस अपना नीचे भेज देता है। फिर आता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का अगला पार्ट, स्टमक। स्टमक मतलब पेट। अब पेट क्या करता है, स्टमक क्या करता है कि सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, एसिड एंड म्यूकस। अब तीनों का क्या क्या रोल है मैं बताता हूँ। डाइजेस्टिव जूस तो क्या करता है, जैसे स्लाइवा ने किया था कि वो स्टार्च को उसने ब्रेक डाउन किया सिंपलर फॉर्म में, ऐसे ही डाइजेस्टिव जूस जो निकलेगा, अब बड़ी क्लासेस में इसका पर्टिकुलर नाम भी आएगा, लेकिन अभी के लिए याद रखो भी, डाइजेस्टिव जूस जो प्रोटीन्स होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटीन्स। हमारे खाने में सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे जो प्रोटीन्स हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करता है सिंपलर कंपोनेंट्स में ताकि इजीली डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, ये डाइजेस्टिव जूस का काम है। यहाँ पे तीनों चीज़ें आप ये देख रहे हो, जो ये है ये सीक्रेट करता है कौन? स्टमक। फिर आता है एसिड। एसिड भी उसकी हेल्प करता है, डाइजेस्टिव जूस वो भी एक तरीके का एसिडिक होता है डाइजेस्टिव जूस, तो वो उसकी हेल्प करता है प्रोटीन को तोड़ने में। और साथ ही साथ एसिड आप जानते ही हैं कि कितना मतलब पावरफुल होता है। हम बाहर एसिड को, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह वगैरह, हमारे पेट के अंदर आई थिंक HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो हार्मफुल जो बैक्टीरिया उनको मार देता है, ताकि भाई कोई इन्फेक्शन ना हो या डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करे और डाइजेशन सही से चले। फिर आती है तीसरी चीज, जो म्यूकस की हमने बात करी, तो म्यूकस क्या है? लाइनिंग बना लेता है एक ऐसे, ये लाइनिंग बना लेता है। लाइनिंग क्यों बना लेता है? आप जानते हैं कि जो एसिड है, एसिड बहुत मतलब जला देता है स्किन को। जब भी हम वैसे बाहर से भी कभी आपने देखा हो कि कोई भी एसिड, या आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया हो केमिस्ट्री लैब में, तो एसिड का एक छींटा भी आपके स्किन पे गिरता है तो भी आपको बहुत जलन महसूस होती है। तो अगर आपके पेट, जो कि बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन है, वहां पर अगर एसिड रहेगा तो वो सारे स्टमक को जला देगा। उससे बचाने के लिए ऑटोमेटिकली म्यूकस काम करता है। म्यूकस वहां पे एक आउटर लाइनिंग बना लेता है, जिससे आपका एसिड जो वॉल्स हैं स्टमक की, उनको मतलब हार्म नहीं कर पाता। ठीक, फिर अभी फाइनली क्या बात हुई हमारी कि भाई फूड हमारा कुछ कुछ डाइजेस्ट हो चुका है पेट के अंदर और सेमी लिक्विड मास में कन्वर्ट हो गया, जो कि अगली स्टेज के लिए रेडी हो गया। अब अगली स्टेज क्या है? फैसिनेटिंग फैक्ट आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये फ्लो के साथ हम आगे बढ़ते हैं, फैसिनेटिंग फैक्ट बताऊंगा ऊपर आके। स्मॉल इंटेस्टाइन, अगला जो स्टेज है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ से स्टमक से हमारा जो ये यहाँ गया, ये दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? पहली बात तो स्मॉल इंटेस्टाइन होती क्या है भाई? एक बहुत पतली सी
लेकिन बहुत ही लंबी, मतलब 6 मीटर लंबी। 6 मीटर बहुत ज़्यादा होती है, पेट की छोटी सी स्पेस में 6 मीटर लंबी आपकी एक इंटेस्टाइन है, एक पाइप है, तो उसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के सबसे जो लंबा पार्ट है वो यही है। भले इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन हो, बिकॉज ये पतली सी है इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन नाम है, अदरवाइज लंबाई के हिसाब से बहुत लंबी है। ठीक। अब क्या है, पेट से या स्टमक से जो भी हमारा सेमी सॉलिड खाना आया, हाफ डाइजेस्टिव खाना आया, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करी। तो उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो खुद से ही मतलब खुद भी, और दो चीज उसकी हेल्प करती हैं, लीवर और पैनक्रियाज, उनकी भी अलग से हम बात कर सकते हैं। तो वो आपकी कुछ जूस सीक्रेट करती है, जैसे डाइजेस्टिव जूस इसने स्टमक ने रिलीज किया था, ऐसे ही। तो अब लीवर की बात करें, लीवर क्या करता है, लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस, जो कि बेसिक इन नेचर है। फिर उसका क्या रोल है, उसका रोल ये है कि जो हमारा एसिड है उस खाने के साथ, जो हमने स्टमक में देखा था, वो उसको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे भी तो वहाँ पे तो म्यूकस ने बचा लिया था। अब आगे अगर वो बढ़ा तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए क्या है कि वो न्यूट्रलाइज करता है, और न्यूट्रलाइज करने से जो खाना है वो हमारा आराम से आगे बढ़ जाता है, और जो फैट्स के पार्ट हैं वो भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट्स को देखा ब्रेक डाउन होते हुए, प्रोटीन्स को देखा, और यहाँ पर आप देखेंगे आपका फैट्स है वो भी ब्रेक डाउन होते हैं। फिर बात करते हैं पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज क्या है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, जो वो भी बेसिक इन नेचर होता है, और कुछ जो बचा खुचा आपका एसिड है, किसी और तरह का एसिड है फूड के अंदर, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। और पेनक्रियाटिक जूस, जैसे हमने देखा कि जो बाइल जूस है लीवर ने सीक्रेट किया, वो आपका फैट्स को ब्रेक डाउन कर रहा था, ऐसे ही पेनक्रियाटिक जूस आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, तीनों चीज़ों को ब्रेक डाउन करता है। ठीक, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बार बार यही चीज़ चल रही है कि कहीं भी किसी भी स्टेज पे कोई भी चीज़ सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई तो आगे जाके कोई दूसरी चीज़ काम करती है कि भाई इसको फाइनली हमने इतनी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है ताकि लास्ट में जाके हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो सके। ठीक, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी यही काम करती है, फैट्स, प्रोटीन्स और जो पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स है उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। अब हमने ये चीज़ नोटिस करी कि जो लीवर है वो भी यही काम करता है, वो फैट्स को करता है सिर्फ, बाकी पैनक्रियाटिक जूस तीनों को करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो तीनों को ब्रेक डाउन कर देती है। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारा चल रहा है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब उसका रोल क्या है, क्यों डाइजेस्ट कर रहे हैं। डाइजेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो उस खाने के अंदर इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे बॉडी के को ज़रूरत है, क्योंकि न्यूट्रिशन की हमने बात करी, तो वो बॉडी के अंदर जाएंगे कैसे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक कैसे जाएंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इनर लाइनिंग है उसमें आपको ऐसे सीलिएक सीलिएक तो नहीं बोलेंगे, मतलब सीलिएक भी ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम। यहाँ ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये आपके इनर लाइनिंग में होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इनके ऊपर होते हैं ब्लड वेसल्स। ये ठीक है, ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ आप देखेंगे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो इकट्ठा हो चुके हैं स्मॉलर फॉर्म में, जो कन्वर्ट हो चुके हैं, तो ब्लड वेसल उनसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ब्लड वेसल में अगर जब न्यूट्रिएंट्स आ गए तो वो उनका तो आपस में एक्सचेंज चलता ही रहता है, पूरी बॉडी में हमारे ब्लड घूमता है तो न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी में हमारे फैल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, अब अच्छा फिर आती है बात लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम है, देखो वैसे इसकी जो लेंथ है 1.5 मीटर ही है, 1.5 मीटर्स, लेकिन बड़ा मतलब बड़ी आंत क्यों बोलते हैं इसको, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। बड़ी आंत इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये है काफ़ी मोटी और चौड़ी होती है, वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन उस सेमी सॉलिड में से वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है। क्यों, वो तो ईजी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका था वहाँ, वो वहाँ से निकलने के बाद न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करवाने के बाद खाना आगे आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और कुछ सॉल्ट्स हैं
जो कि न्यूट्रलाइज्ड रिएक्शन हुई हमारी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जो सोल्ट्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, जो कि न्यूट्रिएंट्स नहीं थे, वो हमारे सेमी सॉलिड फॉर्म में आ गए और उसको हम बोलते हैं स्टूल। और वो स्टूल बाद में हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के बिल्कुल लोवेस्ट पार्ट में एक स्पेस होता है, वहाँ पे वो स्टोर होता है, उसको बोलते हैं हम रेक्टम। हमने वहाँ जब ऊपर देखा था फिगर, उसमें पता आप देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि भाई रेक्टम कहाँ है। ठीक, फिर जैसे ही हमारी बॉडी भाई सारी चीज़ें अपना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के बाद रेक्टम में वो स्टोर करती है, तो फाइनली बॉडी रेडी है उसको एक्सपेल करने के लिए। एक्सपेल कहाँ से होगा? एनस। भाई एनस से ही आप जैसे मान लो सुबह बोलते हैं भाई मैं फ्रेश हो रहा हूँ, पोटी करके आ रहा हूँ, तो दैट इज जो प्रोसेस है इगेशन, इजेशन, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं, वो इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये फाइनली आपकी प्रोसेस कंप्लीट होती है यहाँ पर। तो कई बार क्या होता है कि आपके कब्ज हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे केस में, या फिर इन्फेक्शन हो जाता है कुछ, तो ऐसे केस में ये इजी रहे तो आपको फाइबर रिच फूड खाने के लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, वो हेल्प करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को भाई अच्छे से काम करे और स्टूल जो है वो इजीली पास हो सके। ठीक है, तो आपको वैसे खाना खाना चाहिए। अब बीच में दो चीजें बच गई। एक तो ये फैसिनेटिंग फैक्ट है, इसमें क्या था आपको सुन के हैरानी होगी कि एक बंदा था कोई एलेक्सिस सेंट मार्टिन करके, उसको एक्सीडेंटली भाई पेट में गोली लग गई। वो ट्रीट करा गया डॉक्टर के द्वारा, विलियम बेमाउंट करके। फिर बाद में जैसे कुछ दिन बीते तो पता चला कि उसका जो घाव है वो पूरी तरह नहीं भरा, उसमें से स्पेस क्रिएट हो गया ताकि, और बिल्कुल क्लियरली मतलब अंदर देखा जा सकता था थोड़े से स्पेस से। तो वैसे तो पता ही नहीं चलता कि ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है, लेकिन देखो एक बहुत पुरानी बात है 1822 की, लेकिन उस डॉक्टर ने उस होल में से देखा अंदर डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो फिर उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ी और उसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर बाकी के साइंटिस्ट ने भी एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर पता चला कि भाई डाइजेशन कैसे होता है। अब देख लो, नहीं तो पता ही नहीं चलता या बहुत बाद में पता चलता। फिर एक है सीलियक डिसीज। सीलियक, वैसे सीलिया होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो जो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स है ना, ये आपके गेहूं में और आपके बारले जो राई, इनमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर होता है ग्लूटेन। ग्लूटेन एक तरह का उसका कंपोनेंट है। कई लोगों की बॉडी उसके साथ, ग्लूटेन के साथ रिएक्ट करती है, जिससे डैमेज होना लगता है इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं। तो इसीलिए जब मान लो उस चीज़ को डैमेज पहुंचेगा तो एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होगा, और एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होगा तो आपको जो प्रॉब्लम होगी उसको बोलते हैं सीलियक डिजीज। इसीलिए जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है उनको बोला जाता है कि आप जो ग्लूटेन कंटेनिंग जो आपका खाना है उसको अवॉइड करो, जबकि मिलेट्स जिसमें जवार, बाजरा, रागी, जो कि नेचुरली ग्लूटेन फ्री हैं, उनको खाने की सलाह दी जाती है। ठीक, आप देख सकते हैं। तो क्या नाम था उसका? सीलियक डिसीज। ओके, और डाइजेशन से रिलेटेड बहुत पुरानी बात भी लिखी गई है चरक संहिता में, जो कि आयुर्वेदिक टेक्स्ट है, कि भाई आपको अगर इस तरह की चीज़ खाओगे, जिंजर, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च और क्यूमिन, तो ये आपके डाइजेशन को हेल्प करेंगी, इन्हांस करेंगी। अब बात आती है, हमने तो ह्यूमंस के बारे में पढ़ा कि सभी एनिमल्स और जो पक्षी हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ऐसे ही काम करता है। नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे हमारी जो गाय है वो क्या है कि चारा या घास चरती रहती है, उसके बाद क्या करती है, वो सोलो कर लेती है भाई, अपना पेट में भेज लेती है सारा सब कुछ। ठीक, पेट में पहुंचा दिया तो कुछ डाइजेशन तो पेट में हो गया हो, लेकिन जो बाकी का बचा डाइजेशन है, तो जो या फिर जो कम मतलब हाफ डाइजेस्टेड फूड है, वो धीरे धीरे ओइसोफेगस से मुंह में आता रहता है, और फिर करीब 8 घंटे दिन में गाय या भैंस, जुगाड़ी बोलते हैं जिसको, चबाती रहती है, उस फूड को चबाती रहती है, इतना सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। तो और करके फिर वापस से अपना जो अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, र्यूमेन बोलते हैं जिसको, वहाँ भेज देती है, और प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। जो बाहर वापस खाना लाके जुगाड़ी करते हैं उनको बोलते हैं रूमिनेंट्स। तो गाय, भैंस रूमिनेंट है। ओके,
और प्रोसेस हो गया रूमिनेशन। तो ऐसे करके अपना फूड डाइजेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं पक्षियों की। पक्षियों के भी ऑइसोफेगस होता है। उनके दांत तो होते नहीं कि वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, जैसे गाय भैंस के भी होते हैं। यहाँ फिर क्या है, पक्षियों के पास एक तो ग्रिट होता है। ग्रिट एक स्मॉल स्टोन टाइप कुछ चीज है वो, और एक गिजर्ड होता है, चैम्बर है गिजर्ड, जहाँ पे खाना खा जाता है। और गिजर्ड में कुछ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से वो ब्रेक डाउन होता है। और ग्रिट एक स्टोन टाइप कोई चीज है, वो उसको मार मार के सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे वो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो इंटेस्टाइन वगैरह है, वो काम करती है और खाना डाइजेस्ट होता है। ये तो हमने बात करी डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब आगे है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है वो अभी ही बता देता हूं मैं आपको। रेस्पिरेशन तो वो प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स कन्वर्ट होते हैं एनर्जी में, जिससे हम बाकी के अपने दिन भर के काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो हम एनर्जी की हेल्प से ही करते हैं, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग होता है सांस लेना, उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पहले ब्रीदिंग के बारे में। हाउ डू वी ब्रीद? द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग के साथ साथ जो ये हमारा और प्रोसेस है, वही एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ये पूरा प्रोसेस है वो क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रोसेस। और सिस्टम जो काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हवा क्या होती है? हवा में ऑक्सीजन होता है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो नोस्ट्रिल्स से हवा अंदर जाती है, 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं। उसके बाद वो वहाँ म्यूकस होता है या हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जहाँ पे आपकी जो डस्ट है या डर्ट है वो ट्रैप हो जाती है, ठीक, अंदर नहीं जा पाती, कि भाई हमारी जो एयर जो जाएगी वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, ठीक, वो पहुंच गई। फिर वो धीरे 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 अपना नीचे हवा जा रही है, और फाइनली वो जो विंड पाइप है, ये है आपका विंड पाइप, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, अच्छा ये लिखा हुआ है विंड पाइप। तो विंड पाइप के थ्रू वो आगे जाके डिवाइड हो जाती है 2 ब्रांचेस में, जो कि दोनों हमारे लंग्स से जुड़े हुए हैं। अच्छा एक चीज और, जैसे नाक में इस तरह का स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर या म्यूकस होता है, जिससे वो डर्ट फंस जाता है, इसीलिए बोलते हैं कि नाक से सांस लेना चाहिए, मुंह से नहीं, क्योंकि मुंह में ऐसा कोई स्ट्रक्चर या ऐसा कुछ नहीं होता। मुंह से सांस लेंगे तो जो गंदगी है वो हमारे सांस के द्वारा लंग्स में चली जाएगी और इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक। फिर होता है कि लंग्स में चली गई हवा ऑक्सीजन युक्त, तो वहां जाके फिर छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे, यहाँ पे ये ब्रांचेस आप देख रहे हैं ना, ये एल्वियोली है, बहुत छोटे छोटे एल्वियोली बोलते हैं उनको, स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वहाँ ये हवा पहुंचती है और फाइनल वहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। जो ये लंग्स हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, काफ़ी बड़े भी होते हैं, तो ये प्रोटेक्ट किए जाते हैं रिब केज से। इसको बोलते हैं, जो हड्डियों का ढांचा है इसको बोलते हैं रिब केज, जिसको आप हाथ लगा के भी फील कर सकते हैं, ठीक। भगवान ने बिल्कुल सारी चीज़ें सोच समझ के बनाई, ठीक। अच्छा, जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई डस्ट फिल्टर होती है, तो फिर भी कुछ ऐसे इन्फेक्टियस पार्टिकल हैं जो कि लंग्स तक पहुंच जाते हैं, जैसे कि हमारे कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान हुआ था, जो वायरस है वो फिर भी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पहुंच गया और हमें ब्रीदिंग डिफिकल्टीज और सीरियस लंग प्रॉब्लम हो गई थी। कुछ ऐसा इशू भी होता है। अब बात करते हैं लंग्स कैसे काम करते हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो जो हमारे लंग्स हैं उनके अंदर हवा भरती है, तो वो बड़े हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इनहेलेशन में वो उनके साइज है बड़ा हो गया, क्योंकि एल्वियोली वगैरह ये फूल गई है, उनके अंदर हवा भर गई है, और हवा भरेगी तो उनका साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो रिब केज वगैरह वो ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि साइज बड़ा होगा तो उसके ऊपर प्रेशर लगेगा। फिर होता है कि नीचे उनको सपोर्ट देने के लिए एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं डायफ्राम। जब ऊपर फैलती है या फिर सांस लेते हैं हम, तो वो लंग्स हमारे बड़े होते हैं तो उनका प्रेशर पड़ता है, तो डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है। ये चीज़ का क्वेश्चन आता है, ये ऐसे मत मानना कि ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ भाई। इनहेलेशन में डायफ्राम की मूवमेंट क्या होती है, सिम वही रहता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, तो ये इस तरह क्वेश्चंस बनते हैं, आप रियलाइज नहीं करोगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो बहुत हेल्प मिलती है। तो ऑब्वियसली मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि भाई बड़ा होगा, प्रेशर पड़ेगा,
साइज बड़ा होने से, प्रेशर पड़ने पे डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा। जब हम एक्सेल करेंगे तो रिलैक्सेशन फॉर्म है, उससे क्या है कि साइज छोटा होगा, एल्वियोली वगैरह से हवा वापस ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, छोटे हो जाएंगे, तो डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये आपका ऐसे प्रोसेस चलेगा लंग्स का इनहेलेशन और एक्सेलेशन में। सांस पे कंट्रोल या फिर जितना रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा अच्छा काम करेगा उतना ही हमारा दिमाग अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, कंसंट्रेशन बनेगी। तो इसलिए अलग अलग जगह पे सांस को अच्छा रखने के लिए अलग अलग प्रैक्टिस की जाती है। जैसे प्राणायाम भी उसमें से एक है। लद्दाख रीजन में टुमो करके ब्रीदिंग टेक्निक है, वो वहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है। अब बताया गया कि ठीक है सांस ले लिया छोड़ दिया, लेकिन ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे हुआ, उसके लिए एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक में नॉर्मल हवा भर के, लाइम वाटर है या इसके अंदर नॉर्मल हवा भर के मतलब हवा भेजी गई अंदर लाइम वाटर में, एक में फूक मारी गई। पिछले 6th क्लास के चैप्टर में किसी में हमने देखा था कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त कोई भी चीज रिएक्ट करती है लाइम वाटर के साथ, तो जो वाटर है वो मिल्की कलर का हो जाता है, ठीक है, दूधिया रंग का हो जाता है। तो फर्स्ट केस में हुआ नहीं, लेकिन सेकंड केस में हुआ। तो इससे हमें पता चला कि जो सांस हम छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसीलिए वो मिल्की कलर का हो गया। तो अब यहाँ पे कंफर्मेशन कैसे हुई, ये एल्वियोली है आपकी, ठीक है, ऐसे एल्वियोली का आपका ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ये दिख रहे होंगे आपके गोल गोल, और उनके ऊपर जो ये ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स जैसे हमने डाइजेशन में देखा वैसे ही यहाँ पे भी ब्लड वेसल्स हैं। वो क्या करते हैं, जब एल्वियोली के अंदर जब वो फूल जाती हैं तो इसका मतलब ऑक्सीजन युक्त हवा अंदर आई है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, क्योंकि एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल 0.0% होती है। तो जो ये रेड कलर के आपको दिख रही हैं वेसल्स, ये तो ऑक्सीजनेटेड बोल सकते हैं या ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन, वो वाले वेसल्स हैं। और जो ये आपको ब्लू कलर के दिख रहे हैं वो हैं आपके ब्लड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो हुआ यूं कि जो एल्वियोली हैं उनके अंदर ऑक्सीजन थी, उसका एक्सचेंज देखो, ये एक सिंपलर फॉर्म में बताया गया है। एक एल्वियोली है ये अंदर, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो क्या हुआ ब्लड वेसल्स की तरफ ऐसे ट्रांसपोर्ट हो गई, और जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड कैरिंग वेसल्स हैं वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस से एल्वियोली में आ गई। फिर जब एक्सेलेशन हुआ, तब हमने सांस छोड़ा, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से वापस जा रही है और हम सांस के थ्रू उसको बाहर निकाल रहे हैं। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, अच्छा ऑक्सीजन का क्या काम है, क्यों चाहिए हमें ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए? अभी तो मैंने बताया कि रेस्पिरेशन क्या करता है कि भाई आपका जो फूड कंपोनेंट्स है उनको ब्रेक डाउन करने में और उससे एनर्जी क्रिएट करने में उसका रोल होता है। तो उसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं, इसलिए ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है। ठीक, ये आप रेस्पिरेशन देख सकते हैं, ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी क्रिएट होती है जो कि बॉडी में फैल जाती है और हम सारे काम कर पाते हैं। ये यहाँ पे आप मेंशन किया हुआ है इनहेल्ड एयर, एक्सहेल्ड एयर, आप उसमें देख सकते हैं कि कितना कितना % कौन सी चीज़ होती है। ठीक, भाई छोड़ते हैं सांस, उसमें भी ऑक्सीजन तो जाती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। ठीक, अब हमने देख लिया। अच्छा अभी वैसे ये एटीपी वगैरह वगैरह जो बात है वो अगली क्लासेस में आएगी कि भाई एनर्जी कैसे क्रिएट होती है। अभी उस चीज़ के बारे में हम नहीं पढ़ने वाले, आगे क्लासेस होंगी उसमें पढ़ेंगे। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस लेकिन रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस, क्योंकि भाई जो ऑक्सीजन है वो आपके फूड को ब्रेक डाउन कर रही है और उससे एनर्जी क्रिएट कर रही है, तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, वो भले ही हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख रहे हैं लेकिन ये केमिकल रिएक्शन है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है, और दोनों बहुत ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। ठीक, फिर एक और चीज होती है, एक और सिस्टम होता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ लिया, एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल की बात होती है। वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करने वाले, उसको आगे पढ़ेंगे, वो जरूर देख लें। और स्मोकिंग से रिलेटेड सभी को पता ही है, बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, दैट इज इंजurious टू हेल्थ। अब बात करते हैं ब्रीदिंग
कैसे होता है एनिमल्स में। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं फिश। तो जो ज़्यादातर नॉर्मल जो एनिमल्स हैं वो तो हमारे लंग्स के द्वारा ही करते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है, जैसे आपका लायन, काउज, गोट्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, एलिफेंट्स, बर्ड्स। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे कि फिश, वो गिल्स गिल्स बोलते हैं इनको, उनसे रेस्पिरेशन करती हैं, ये ब्रीदिंग करती हैं, बोल सकते हो। होता क्या है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वहां पर होते हैं, और जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, वो उस गिल्स के जो पास जो ब्लड वेसल है वहां तक पहुंचते हैं, और वहां आपके पानी से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है गिल्स की हेल्प से, ठीक। और आप ये एक्वेटिक एनिमल्स का रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग बोल सकते हैं हो जाता है ऐसे गिल्स की हेल्प से। फिर एम्फीबियंस की बात करें, एम्फीबियंस कौन से होते हैं, लाइक फ्रॉग्स, जो कि पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं, उभयचर शायद हिंदी में बोलते हैं। जैसे टैडपोल, टैडपोल क्या है, एक मतलब कंप्लीटली जो पूरा मेच्योर फ्रॉग नहीं होता, कंप्लीटली फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं होता, उसकी कोई हाफ स्टेज होती है, हमने पढ़ा भी था। तो वो क्या है, पानी में ही रहता है, वो पानी से बाहर नहीं आता। तो पानी में रहता तो वो कैसे सांस लेगा, वो लेता है गिल्स से। लेकिन जब वो अडल्ट फ्रॉग बन जाता है, वो फिर पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है। फिर उसका जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो चेंज हो जाता है। जब बाहर रहता है तो हवा में वो लंग्स की हेल्प से सांस लेता है, लेकिन जब वो पानी में चला जाता है फिर से, तो वो स्किन की हेल्प से सांस लेता है। समझ रहे हो कितना तगड़ा उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्रीदिंग सिस्टम है, भगवान ने बनाया है कि वो इसलिए दोनों जगह सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। अर्थवॉर्म है, वो मॉइस्ट स्किन से एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। तो ये हो गया। बाकी आगे हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जब कोई किसी क्लास में आएगा तो हार्ट वगैरह की जो फंक्शनिंग है उस वहाँ पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। बहुत आराम आराम से मैंने बताने की कोशिश करी है ताकि आपको कुछ भी चीज़ में डाउट ना हो, और फिर भी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, नहीं तो वीडियो का फिर से देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।